नमस्कार मित्रों। एलेक्जेंडर, जिसका नाम उन राजाओं की लिस्ट में आता है जिसने अपनी लाइफ में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उनमें से किसी एक में भी नहीं आ रहा। इसने उस वक्त के इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, और वो भी बस 30 साल की उम्र में। ये जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, ये एलेक्जेंडर का ही साम्राज्य था। इसके होम टाउन मैसेडोन से लेकर उस वक्त के इंडिया तक उसने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया और उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो आइए आज इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों, मैंने एलेक्जेंडर की जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हम इसे आसानी से समझ सकें। इसलिए इस वाले वीडियो में मैसेडोन से लेकर पर्शियन एम्पायर को जीतने से पहले की जर्नी और बैटल्स हैं। दूसरे में पर्शियन एम्पायर को कैसे जीता ये है, और तीसरे में इंडिया में पोरस से जो लड़ाई हुई थी वो है। एलेक्जेंडर या एलेक्जेंडर थर्ड, इसका जन्म 356 BC में मैसेडोन साम्राज्य की राजधानी पेला में हुआ, जो कि मैसेडोन के पहले के किंग फिलिप सेकेंड और ओलंपियास के बेटे थे। ओलंपियास इपायरस के किंग नियोटोलेमस फर्स्ट की बेटी थी। हालांकि कहा जाता है कि फिलिप की 7 या 8 पत्नियां थी। एलेक्जेंडर के जन्म और बचपन से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। एंशिएंट ग्रीक बायोग्राफर प्लूटार्क के अकॉर्डिंग ओलंपियास ने सपना देखा था कि उसके वोम यानी गर्भ पर थंडर बोल्ट हुआ था। ऐसे ही कहा जाता है कि फिलिप ने भी एक सपना देखा था जिसमें वो ओलंपियास के गर्भ को शेर की छवि वाली मुहर से बचा रहा था। प्लूटार्क ने इस सपने के पीछे कई तरह के एक्सप्लेनेशंस भी दिए, जैसे कि ओलंपियास मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट थी, जो उसकी गर्भ पर लगी मुहर इंडिकेट करती है, या एलेक्जेंडर के पिता जियूस थे, जो कि ग्रीक धर्म में आसमान और बिजली के देवता है। और दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानियां ओलंपियास ने बनाई थी। वो सबको ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि उसका बेटा डिवाइन है यानी दिव्य है, जो कि इन कहानियों से साफ साफ पता चलता है। वैसे एलेक्जेंडर को अरिस्टोटल ने पढ़ाया था। एरिस्टोटल या अरस्तु, नाम तो सुना ही होगा आपने। इन्होंने उसे मेडिसिन, फिलोसॉफी, मोरल्स, रिलीजियन और आर्ट के बारे में सिखाया। एक बार क्या हुआ कि फिलिप ने नॉर्थ में थ्रेशियंस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके बाद वो एलेक्जेंडर को मैसेडोन की सुरक्षा के लिए इंचार्ज बनाकर गए। यही बात मेदी, जो कि एक थ्रेशियन जनजाति है, उनको पता चली तो उन्होंने मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एलेक्जेंडर ने फौरन अपनी आर्मी तैयार की और उनको टेरिटरी से बाहर खदेड़ दिया। दोस्तों, ये एलेक्जेंडर की पहली जीत थी और इस जीती हुई टेरिटरी को नाम दिया गया एलेक्जेंड्रोपोलिस। इसके बाद फिलिप और उसकी आर्मी 338 BC में उसकी बेटी के साथ मिल गई और उन्होंने थर्मोपाइल से होकर साउथ की ओर मार्च किया। लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें चेरोनिया में ही रोक दिया। द बैटल ऑफ चेरोनिया में फिलिप ने राइट विंग की कमांड संभाली और एलेक्जेंडर ने लेफ्ट की। बहुत भयंकर युद्ध के बाद एथेनियंस हार गए और उसके बाद थिबियंस भी। इस जीत के बाद उन्होंने पर्शियन एम्पायर पर अटैक करने का प्लान बनाया। 336 BC में जब एगी एलेक्जेंडर फर्स्ट के साथ उनकी बेटी क्लियोपात्रा की शादी अटेंड कर रहे थे, तो फिलिप को उनके बॉडीगार्ड्स के कैप्टन पोसानियस ने मार दिया। वैसे यह एलेक्जेंडर फर्स्ट इस कहानी का एक्चुअल एलेक्जेंडर नहीं है। ये वाला एलेक्जेंडर ओलंपियास का भाई है। जैसे ही पोसानियस ने भागने की कोशिश की तो वो एक वाइन पर फिसल गया और जो उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने उसको वही मार दिया। 20 की एज में एलेक्जेंडर को सरदारों और सेना ने मौके पर ही राजा घोषित कर दिया। अब वो राजा तो बन चुका था, लेकिन उसे कुछ लोगों पर शक था जो कि फ्यूचर में उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, जिसमें से एक था उसका कजिन एमिंटेस फोर्थ। उसको एलेक्जेंडर ने मार दिया। उसके बाद उसके पिता को मारने के पीछे जिसका हाथ था, उसने उनको मारने के बारे में सोचा, जिसमें से लिंसेस्टिस के 2 मैसेडोनियन राजकुमार भी शामिल थे। उनको भी मार दिया गया, लेकिन उसने तीसरे को छोड़ दिया, जिसका नाम था एलेक्जेंडर लिंसेस्टस। जब फिलिप की डेथ की खबर आसपास के राज्यों में फैली तो उन्होंने विद्रोह का सोचा, जिनमें थीब्स, एथेंस, थेस्ली और मैसेडोन के नॉर्थ में थ्रेशियन जनजाति भी थी। ये बात जब एलेक्जेंडर को पता चली तो उन्होंने तुरंत एक्शन ली। उसने लगभग 3000 की घुड़सवार सेना तैयार की और साउथ में थेस्ली की ओर निकल पड़ा। आगे चलकर उसे पता चला कि थेसेलियन आर्मी माउंट ओलंपिस और माउंट ओसा के बीच के दर्रे में है, तो उसने अपनी आर्मी को माउंट ओसा पर चढ़ाई करने के लिए कहा। रात को ही उन्होंने थेसेलियन आर्मी को घेर लिया और जब वे जागे तो उन्होंने एलेक्जेंडर को खुद के पीछे पाया, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसने अपनी सेना को एलेक्जेंडर की सेना में मिला दिया और साउथ में पेलोपोनिस की ओर चल पड़े। कोरिंथ के साउथ में जाने से पहले एलेक्जेंडर थर्मोपाइल में रुका, जहां उसे एम्फिक्टियोनिक लीग के लीडर के रूप में जाना गया। एलेक्जेंडर और डायोजनीस के बीच बातचीत कोरिंथ में हुई। वैसे इन दोनों की बातचीत बहुत फेमस है। एलेक्जेंडर कोरिंथ में रुका हुआ था जब एलेक्जेंडर ने डायोजनीस से पूछा कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। अब हुआ क्या कि एलेक्जेंडर जिस जगह खड़ा था वहाँ से डायोजनीस के ऊपर जो सनलाइट आ रही थी वो ब्लॉक हो रही थी, यानी एलेक्जेंडर की छाया उसके ऊपर आ रही थी। इसलिए उसने एलेक्जेंडर से कहा कि मेरी धूप से थोड़ा दूर रहो। कहा जाता है कि एलेक्जेंडर उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि अगर मैं एलेक्जेंडर नहीं होता तो काश में डायोजनीस होता। कहीं कहीं कहा जाता है कि डायोजनीस और एलेक्जेंडर की डेथ एक ही दिन हुई थी। हालांकि ये बात शायद गलत भी हो सकती है। उसके बाद एलेक्जेंडर को पर्शिया के अगेंस्ट वॉर के लिए कमांडर अपॉइंट किया गया। एलेक्जेंडर ने बाल्कन कैंपेन 335 BC में कई विद्रोही जागीरदारों के खिलाफ किया था। कैंपेन यानी अभियान, पहला थ्रेस के खिलाफ। एशिया में एंटर करने से पहले एलेक्जेंडर अपनी उत्तरी सीमाओं को सेव करना चाहता था, इसलिए वो 335 BC में थ्रेस की ओर आगे बढ़ा, जहाँ पर उसके खिलाफ
विद्रोह हो रहा था और इसको लीड कर रहे थे इलिरियंस और ट्राइबली। रास्ते में अलेक्जेंडर को उनके दोस्त लेंगरस मिले, जो कि एग्री यानी एक थ्रेशियन जनजाति को कमांड कर रहे थे। उसको उन्होंने अलेक्जेंडर की फोर्स में जोड़ दिया और फिर माउंट हेमस तक मार्च किया, जहाँ पर थ्रेसियन गैरिसन ऊंचाइयों पर उनका इंतजार कर रहे थे। थ्रेसियंस ने गाड़ियों का एक तख्ता बनाया था और जैसे ही मैसेडोनियन उनके करीब आएंगे वे उन पर ये फेंक देंगे, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने भारी पैदल सेना को लूज फॉर्मेशन में मार्च करने का ऑर्डर दिया। भारी पैदल सेना जिसे पेजटोरई भी कहा जाता है, ये मैसेडोनियन साम्राज्य की बैकबोन थी। जब थ्रेसियन मैसेडोनियन की रेंज में आए तो उन्होंने तीरों की बौछार कर दी और कुछ इस तरह यहाँ थ्रेसियंस की हार हो गई। दूसरा इलिरिया के खिलाफ सेज ऑफ पेलियम यानी पेलियम की घेराबंदी। अलेक्जेंडर 23,000 सैनिकों के साथ पेलियम पहुंचा और फौरन उस पर हमला कर दिया, क्योंकि यहाँ अलेक्जेंडर को लग रहा था कि अगर किंग ग्लोकियास यहाँ आ गए और उन्होंने अपनी आर्मी को क्लेटस की आर्मी में जोड़ दिया तो यहाँ जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अलेक्जेंडर ने क्लेटस की आर्मी पर हमला किया जो ऊंची ऊंची जगहों के आसपास थे। इनके हमला करने से इलिरियंस पीछे हट गए और शहर में छिप गए। इसके बाद अलेक्जेंडर ने शहर पर कब्जा करने के बारे में सोचा, लेकिन इसमें वे असफल रहे। उन्होंने पेलियम को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भाग ना पाए और घुसपैठ करना शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन किंग ग्लोकियास की सेना आ गई और अलेक्जेंडर को पीछे हटा दिया। इसके बाद बहुत भयंकर युद्ध हुआ और यहाँ भी अलेक्जेंडर ही जीता। इस पर कब्जा करने का कारण ये भी था कि सदर्न ग्रीक तक आसानी से अपनी आर्मी लेकर मार्च किया जा सके। तीसरा थीव्स के खिलाफ द बैटल ऑफ थीव्स। वे थीव्स में पहुंचे और 3 दिन की तैयारी के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली सेना राजघरानों पर हमला करेगी, दूसरी सेना थीबन की पैदल सेना पर और तीसरी को इसलिए रखा गया था ताकि अगर पहली और दूसरी सेना कमजोर पड़ जाए तो उसे वो सपोर्ट दे सके। यहाँ भी अलेक्जेंडर ही जीता और थेबन्स को विद्रोह करने के लिए बहुत कड़ी सजा मिली। अलेक्जेंडर ने वहाँ रहने वाले सभी पुरुषों को फांसी देने और महिलाओं और बच्चों को दास बनाने का ऑर्डर दिया। उसने मंदिरों और पिंडर के घरों को छोड़कर पूरे शहर को जला दिया। पिंडर यहाँ के लिरिक पोएट यानी गीतकार थे। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो भी विद्रोह कर रहे थे और जो करने वाले थे वो सब चुपचाप हो गए और एक तरह से सन्नाटा छा गया। इसके बाद अलेक्जेंडर एंटीपेटर को शासक के रूप में छोड़ के एशियन कैंपेन के लिए निकल पड़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अलेक्जेंडर ने इतने बड़े पर्शियन एम्पायर को हराया और इसे हराने में क्या क्या दिक्कतें आई, और जब अलेक्जेंडर उसके होम टाउन मैसेडोन में नहीं था तो वहाँ क्या हो रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।